guys, my name is Nidhi Bhatnagar and I welcome you all in this channel online classes by Nidhi Bhatnagar. So आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, आज हम करेंगे माय बिग बुक ऑफ सोशल स्टडीज से चैप्टर नंबर 15 का टूवर्ड्स फ्रीडम का कंप्लीट रिवीजन। चैप्टर मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, अब हम वीडियोस ले रहे हैं रिवीजन के लिए। पूरी बुक मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो वीडियोस जरूर देखना, वो आपके बहुत काम की वीडियोस हैं। चलिए तो चैप्टर को फेस टू फेस एक बार रिवाइज कर लेते हैं अच्छे से। इंडिया हैज ऑलवेज बीन फेमस फॉर स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स, ज्वेलरी एंड पर्ल्स। देखो सभी जानते हैं कि भारत जो है ना वो हमेशा से फेमस रहा है। किस चीज के लिए फेमस रहा है? वो अपने स्पाइसेस यानी मसालों के लिए, टेक्सटाइल्स के लिए, अपनी ज्वेलरीज के लिए और अपने पर्ल्स यानी अपने मोतियों के लिए। ठीक है। द अरब्स वर अमंग द फर्स्ट टू कम टू इंडिया। जो अरब देश के वासी थे वो सबसे पहले हमारे देश में आए थे। किसके लिए आए थे वो हमारे देश में? ट्रेड, यानी कि वो व्यापार करने आए थे। अब यहां से जो क्वेश्चन आपका निकल सकता है वो ये आ सकता है कि भाई सबसे पहले भारत से व्यापार करने कौन आया था? कौन आया था? अरब आए थे, राइट? अरब के लोग आए थे। तो द अरब्स वर अमंग द फर्स्ट टू कम टू इंडिया फॉर ट्रेड। और किस लिए आए थे अरब्स हमारे देश में? ट्रेड करने आए थे, व्यापार करने आए थे। अब आप लोग खुद सोचो कि वो लोग हमारे भारत में ही क्यों आए थे? क्योंकि जो हमारा भारत था ना उस समय यहाँ के जो मसाले थे वो बहुत ज्यादा डिमांड में थे, प्लस टेक्सटाइल्स, ज्वेलरी, पर्ल्स, इन सब चीजों के लिए भारत जो था वो फेमस होता चला जा रहा था। चीजें बहुत अच्छी थी हमारे भारत की। हमारा भारत तो सोने की चिड़िया कहलाता था एक समय पर, राइट? अब आ जाओ, द पोर्चुगीज, द डच, द फ्रेंच एंड द ब्रिटिश फॉलोड। इसका मतलब ये हुआ कि अरब्स के बाद हमारे देश में कौन आया? पोर्चुगीज, पुर्तगाली आए। फिर उसके बाद हमारे देश में डच लोग आए, फिर हमारे यहाँ फ्रेंच लोग आए, फिर ब्रिटिश, और लास्ट में ये हमारे ब्रिटिश आए थे। ब्रिटिश जो आए सो समझो आके रह ही गए यहाँ पर 200 साल, करीबन 200 साल ब्रिटिश जो थे उन्होंने हम पर शासन किया। ये आए तो केवल व्यापार करने थे, लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे हमारा देश उन्हें इतना रास आ गया कि वो यहाँ से जा ही नहीं रहे थे। लास्ट में तो जबरदस्ती ही उन्हें एक तरीके से निकाला गया था हमारे देश से। ठीक है। द ब्रिटिश इमर्ज्ड एज द मोस्ट पावरफुल अमंग देम। अगर हम बात करें कि अरब्स की या पोर्चुगीज की या डच की या फ्रेंच की, तो इन सारी चीजों में, लाइक इन सारे लोगों में जो हमारे देश में आए थे, वो कह रहे हैं कि ब्रिटिश जो थे वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए थे, वो बहुत ज्यादा इमर्ज हो गए थे हमारे अंदर आके हमारे देश में। तो दे ट्रेड थ्रू द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जो ब्रिटिश लोग थे वो ना हमारे देश में जो शासन किया एक तरीके से, वो क्या करते थे? एक्चुअली दे ट्रेडेड, उन्होंने व्यापार किया था। दे ट्रेडेड। अब ट्रेड करा था तो किसी कंपनी के थ्रू तो ट्रेड क्या होगा भाई? व्यापार हुआ तो किसी कंपनी के थ्रू हुआ। तो उन्होंने कौन सी कंपनी बनाई थी अपनी? उन्होंने बनाई थी ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है। तो ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि जो भाई ब्रिटिश थे वो उनकी जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी बनी और वो व्यापार करने भारत आ गई, राइट? इतना समझ आ गया। The company bought goods cheaply from India and sold them abroad at high prices. अब ये कंपनी क्या करती थी कि ये हमारे देश में सस्ते दामों पर सामान खरीद लेती थी, राइट? आ रहा है ना? द कंपनी बॉट गुड्स, गुड्स मनी सामान और चीपली मनी सस्ता। तो क्या करती थी कंपनी? बॉट कर लेती थी। बॉट मतलब खरीदती थी, गुड्स यानी सामान को, चीपली यानी सस्ता। कहां से? भाई फ्रॉम इंडिया, हमसे। एंड सोल्ड देम अब्रॉड, और सोल्ड यानी कि बेच देती थी, अब्रॉड यानी कि विदेश में जाकर, एट हाई प्राइसेस। अब आप खुद सोचो कि अगर आप एक चीज यहां से सस्ती खरीद रहे हो, दूसरे देश में जाकर आप अपना महंगा बेच रहे हो, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा हो जाता था। यही चलता रहा, ऐसा बहुत टाइम तक चलता रहा। फिर क्या हुआ? दिस रिजल्टेड इन ह्यूज प्रॉफिट्स फॉर द कंपनी। अब इस तरीके से कंपनी को होने लगा बहुत ज्यादा प्रॉफिट, भाई कंपनी बहुत ज्यादा पैसे कमाने लगी। आते थे लोग यहाँ पर, यहाँ से सामान खरीदा सस्ते दामों पे, अपने देशों में ले जाके या दूसरे देशों में ले जाके महंगे दामों पे बेच दिया, होने लगा बहुत ज्यादा प्रॉफिट। लिटिल बाय लिटिल, धीरे धीरे द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश्ड। धीरे धीरे क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो काफी स्टैब्लिश होने लगी, वो बहुत ज्यादा फलने फूलने लगी धीरे धीरे। मतलब ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता जाएगा तो आपके पास पैसे और ज्यादा आते जाएंगे, तो आप और ज्यादा अपना व्यापार फैला पाओगे। और ऐसा ही हो रहा था उस समय। लेकिन इस चीज ने क्या किया? कंपनी ने स्टैब्लिश और कंट्रोल कर लिया उसने ओवर द होल ऑफ इंडिया। पूरे भारत पर उनका धीरे धीरे एक अधिकार सा, आधिपत्य सा स्थापित होने लग गया। मतलब वो हम लोगों पर हावी होने लग गए एक तरीके से। आए हमारे देश में थे व्यापार करने, लेकिन वो एक टाइम के बाद यहीं पर ही रह गए, रुक गए। Taking advantage of the lack of unity among the Indians, the British conquered a large part of India and established their rule. अब देखो क्या हुआ? टेकिंग एडवांटेज का मतलब है फायदा उठाया उन्होंने। ठीक है। उन्होंने किस चीज का फायदा उठाया था? लैक ऑफ यूनिटी। हमारे जो देश में ना एक्चुअली देखो अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं। अब इसके अलावा जातियों के अलावा अमीर गरीब का भेदभाव, तो एक तरीके से ना एकता
बहुत कम थी, ठीक है। और इसी एकता का ना होना अंग्रेजों के लिए फायदेमंद साबित हो गया। उन्होंने क्या किया, एडवांटेज यानी कि फायदा उठाया, किस चीज का, लैक ऑफ यूनिटी यानी कि एकता की कमी का फायदा उठाया, ठीक है। और वो किस चीज की, किन के बीच में कमी थी, अमंग द इंडियन, भारतीयों के बीच में। तो ओवरऑल लाइन का मतलब ये हुआ कि अंग्रेजों ने भारतीयों के बीच में जो एकता की कमी थी उसका काफी ज्यादा फायदा उठाया। द ब्रिटिश कॉन्क्वर्ड, मतलब ब्रिटिश ने जीता, क्या जीता, लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, बहुत बड़ा भाग जो था वो जीत लिया था उन्होंने। एंड एस्टैब्लिश देयर रूल, और वहां पर एस्टैब्लिश कर लिया एक तरीके से, अपना अधिकार कर लिया और फैला लिया उसको, अपने रूल को, अपने शासन को, ठीक है। अब आ जाइए डिसकॉन्टेंट अमंग इंडियंस। अब ऐसा तो हो नहीं था, अगर आप ही के घर कोई मेहमान आए और आने के बाद अपना अधिकार जताने लग जाए, ठीक है, शुरू शुरू में तो नॉर्मल रहे, लेकिन कुछ टाइम बाद अपना अधिकार जमाने लग जाए तो आपको क्या अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा ना। सेम एज ऐसे ही अंग्रेजों के साथ हुआ। अंग्रेज हमारे देश में आए, मेहमान बनकर आए, व्यापारी बनकर आए, लेकिन धीरे धीरे हम पर ही शासन करने लगे। अब भारतीयों के बीच में तो डिस्कंटेंट होना ही था। वंस द ब्रिटिश वर फर्मली एस्टेब्लिश, एक बार जब ब्रिटिश हमारे देश में पूरी तरह से अच्छे से एस्टेब्लिश हो गए, दे एक्सप्लॉइटेड द फार्मर्स, ट्रेडर्स, क्राफ्टमैन एंड रूलर्स। अब इन्होंने एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। अब एक्सप्लॉइट करने का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो किसी फार्मर को इन्होंने अपने खेत पर नौकरी पर रखा, राइट। अब उसको मान लो 100 रुपए उसकी दहाड़ी होनी चाहिए, लेकिन उसको 20 रुपए ही दे रहे हैं, नहीं मान रहा, जबरदस्ती काम करवा रहे हैं। इन लोगों का थोड़ा हम लोगों पर ना बहुत ज्यादा हावी हो गए थे इस तरीके से। ट्रेडर्स हैं, व्यापारी हैं, जबरदस्ती लोगों से करवा रहे थे। नहीं मान लो किसी ट्रेडर को कोई चीज 20 रुपए की बेचनी है अपनी, उसको कह रहे हैं नहीं आप हमें तो 10 ही रुपए की दो, नहीं मानोगे तो मारना पीटना या कुछ भी करना। इनका शासन बढ़ गया था तो जेल में भी डाल देते थे, बहुत सारे तरीके से, मतलब एक तरीके से बच्चे ये हम पर हावी होते जा रहे थे धीरे धीरे। क्राफ्ट्समैन हो गए, रूलर्स हो गए, लोकल किंगडम्स, राजाओं पे हावी होने लगे थे, क्योंकि राजा जो थे वो लोग में भी एकता नहीं थी। मतलब हमारे देश में भी देखो इतना बड़ा देश है तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग शासक थे। कौन थे राजा उस समय, मुगल शासक वगैरह भी तो थे हमारे देश में उस समय, राइट। मुगलों का अंत भी तो तभी हुआ था ना जब ब्रिटिश हमारे देश में आए थे। अब मुगल शासक भी थे और भी शासक थे, लेकिन इन लोगों के बीच में ज्यादा एकता तो थी नहीं। तो अंग्रेज समझो कि मान लो इनके राज्य पर हमला किया, अब राजा क्योंकि एकता नहीं है तो आजू बाजू वालों से हेल्प कैसे मांगे, फिर क्या होता था, अंग्रेज इन पर हावी हो जाते थे, समझ रहे हो। जैसे अगर आपके पड़ोस में एक आदमी है और अलग अलग 4 फैमिलीज रह रही हैं, अगर चारों एक बन के रहेंगी तब तो कोई पांचवी बाहर के आके उन पर हावी नहीं हो सकती। लेकिन अगर सबके रिश्ते अच्छे से नहीं होंगे, मेंटेन नहीं होंगे, कोई किसी से मतलब नहीं रखेगा, तो किसी एक पे प्रॉब्लम आएगी तो वो प्रॉब्लम को अच्छे से आसानी से हैंडल ही नहीं कर पाएगा, तो बाहर वाली बंदा उसमें हावी हो जाएगा एक तरीके से, राइट। तो ऐसे ही हो रहा था। तो अब क्या हो रहा था, फार्मर्स वर मेड टू पे वेरी हाई टैक्सेस। अब जो किसान थे ना हमारे, उन्हें बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ता था। भाई शासन तो इनका शुरू हो गया था अंग्रेजों का, तो किसानों को क्या था, बहुत ज्यादा हाई टैक्सेस। टैक्स क्या होता है, जैसे आपकी लैंड पर आप काम करते हो ना, तो गवर्नमेंट को आपको कुछ पार्ट पैसा देना होता है, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट भी तो आपके लिए बस बना रही है, या लाइक आप ट्रेन है, रोड्स बना रही है, आपको बिजली की सुविधा दे रही है, बहुत सारी सुविधा होती है जो गवर्नमेंट हमारे लिए करती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट को वो पैसा कहाँ से मिलता है, टैक्स से मिलता है। लेकिन उस समय क्या हुआ, ये किसानों से जो अंग्रेज थे ये बहुत ही एक्सेस टैक्स जो थे वो मांगने लगे, एक्सेस में। अब इवन ड्यूरिंग फ्लड्स, जब यहाँ तक कि फ्लड्स में, फ्लड्स यानी कि बाढ़ में, जब पानी बहुत ज्यादा भर जाता है ना नदियों पे, तो आसपास बाढ़ आ जाती है, राइट, या फिर ड्रॉट हो जाए, सूखा पड़ जाए, बारिश ही ना हो, फसल बर्बाद हो गई, ऐसी वर्स्ट कंडीशंस में भी द फार्मर्स हैड टू पे देयर शेयर्स ऑफ टैक्सेस। फार्मर्स को कोई रिबेट नहीं मिलती थी, उनको उल्टा टैक्स भी पे करना पड़ता था। मतलब अंग्रेजों का ये हाल था कि हिंदुस्तानी मरे या जिए उन्हें कोई मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ किससे मतलब था, अपने टैक्स से मतलब था कि भाई हमें तो हमारा पैसा, हमारा शेयर जो है हमें मिलना चाहिए, ठीक है। मतलब हमारे देश में ही आए हैं, हम ही पर शासन कर रहे हैं, हम ही से टैक्स वसूल कर रहे हैं, ये चल रहा था उस समय, ठीक है। ये सब क्यों हुआ था, याद रखना, क्योंकि हमारे देश में उस समय एकता की बहुत कमी थी। अगर हम लोगों में एकता है तो हम पे बाहर का कोई व्यक्ति शासन नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता, राइट। दे वर फोर्स टू ग्रो इंडिगो। अब क्या हुआ था, इंडिगो क्यों फोर्स कर गई थी इन्हें उगाने के लिए। इंडिगो क्या है मैं बता देती हूँ। अ प्लांट विच इज अ सोर्स ऑफ इंडिगो डाई, एक ऐसा प्लांट जो कि कपड़ों को रंगने के काम आता था, ठीक है, जो कि कपड़ों को रंगने के काम आता था। रंगना मीन्स लाइक जैसे ये मैंने पहना हुआ है, अब समझो इस पे ब्लू कलर आया हुआ है, तो ब्लू कलर का उगा नहीं होगा, ये इसको रंगा गया होगा, ठीक है, इसके ऊपर कलर चढ़ाया गया होगा। अब क्या हुआ, किसानों को फोर्स किया गया कि आप इंडिगो प्लांट उगाओ। अब उन्होंने तो अपना मान लो कुछ और उगाना है, ठीक है, लेकिन नहीं, आप इंडिगो ही उगाओ। क्यों, क्योंकि जो उनके देश थे ना, वहां के लोगों को इंडिगो वाला जो कलर था ना वो बहुत पसंद था, तो वो वहां पे बहुत महंगा बिकता था उनका। अब यहाँ पर ये हो रहा था, अब इन लोगों को खाने की कमी थी,
मतलब हमारे देश के किसान तो भाई खाना उगाना चाह रहे थे, अपने खाने पीने की चीजें उगाना चाह रहे थे, लेकिन नहीं, अंग्रेजों को क्या था कि आप इंडिगो उगाइए, क्योंकि उनके देश में महंगा बिकता है वो, तो उनको फायदा चाहिए था, मतलब अपना फायदा सोच रहे थे वो पूरा का पूरा। ठीक है, दीज वर बॉट एट वेरी लो रेट्स। आप क्या करते थे, उगवा भी रहे हैं और बहुत ही कम रेट्स पर हमसे खरीद भी रहे हैं, एंड सोल्ड करते थे अपने देश में जाकर एट अ वेरी हाई रेट्स इन इंग्लैंड, और इंग्लैंड में लीजिए जाके बहुत महंगे रेट्स में उसको बेच दिया जाता था, या फिर और अदर कंट्रीज में भी इंडिगो की डिमांड थी तो वहां पे भी उसको बेच देते थे हाई रेट्स में, मतलब हमें फायदा भी नहीं हो रहा कुछ भी उसमें। दस फार्मर्स इन इंडिया बिकम पुअरर। इस तरीके से किसान क्या हुए, वो गरीब होते चले गए धीरे धीरे, एंड मेनी डाइड ड्यू टू स्टारवेशन। और कुछ किसान तो ऐसे थे, कुछ भी क्या बोलो, मेनी मतलब बहुत सारे किसान जो थे वो डाइड यानी कि मर गए थे, ड्यू मतलब वजह से, किसकी वजह से, स्टारवेशन भूखमरी की वजह से, भूख से, मतलब इतना ज्यादा अत्याचार किया गया था हम पे, हमसे हमारे खेतों में ही जबरदस्ती उनके कपड़े रंगने के लिए इंडिगो उगाया जा रहा था, और हमें हमारा खाना भी नहीं उगाने दिया जा रहा था। ठीक है, और कितने किसान जो हमारी रोटी दिखते हैं ना हम लोगों को उगा के, वो बेचारे भूख से मर गए थे, उतनी बुरी हालत कर दी थी उन्होंने। चीपर मिल मेड क्लोथ्स वाज इंपोर्टेड टू इंडिया फ्रॉम इंग्लैंड। अब क्या होता था, देखो और क्या हो रहा था मैं बता देती हूँ आगे। एज अ रिजल्ट द हैंडलूम इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया सफर्ड, लैक्स ऑफ वीवर्स बिकम अनएम्प्लॉयड एंड दे सफर्ड द सेम फेट एज द फार्मर्स। अब हुआ क्या, देखो हमारे देश में जो हैंडलूम वाला काम होता था ना, लाइक कपड़ा वगैरह बनाने की जो इंडस्ट्रीज थी, वो धीरे धीरे बर्बाद होने लगी। वो बर्बाद क्यों होने लगी, अंग्रेज क्या करने लगे, अपने देश से, उनके देश में तो बहुत बड़ी बड़ी मिल्स थी, वहां से सस्ता कपड़ा बनवा के ले आते थे। ठीक है, वहां से क्या होता था, भाई मिल से कपड़ा बनेगा तो ऑब्वियसली बात है सस्ता पड़ेगा, क्योंकि हजारों टन कपड़ा एक साथ बन रहा है, सो वहां से बनवा लाते थे यहाँ पर, और फिर यहाँ पर वो अपना बेचते थे। ठीक है, व्यापार कर रहे हैं अपने देश से, हजारों टन कपड़ा जब एक साथ बनता है तो ऑब्वियसली सस्ता बनता था, उनके पास बहुत बड़ी बड़ी मिलें थी, बहुत बड़ी बड़ी मशीनें थी, वहां से बनवा के लाते थे और हमारे देश में लाकर बेच देते थे। अब हमारे देशवासियों का कपड़ा लोग नहीं खरीद रहे थे, क्यों, क्योंकि हमारे देश में जो होता था वो उतने बड़े लेवल पे मिल नहीं होती थी, तो जो भी बना रहा है वो उतना सस्ता दे ही नहीं पाता था। ठीक है, तो अब अंग्रेजों का कपड़ा बिकना शुरू हो गया। अब इस तरीके से जब अंग्रेजों का कपड़ा बिकना शुरू हो गया तो हमारे देश का जो हैंडलूम इंडस्ट्री है वो बिल्कुल बर्बाद होने लगा, उसने बहुत सफर किया। ठीक है, तो चीपर मिल मेड क्लोथ्स वाज इंपोर्टेड, इंपोर्ट मतलब दूसरे देश से यहाँ हमारे देश में आए, फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड, राइट, इंपोर्ट किया जाता था हमारे देश में। एज अ रिजल्ट, ये रिजल्ट हुआ द हैंडलूम इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया सफर, तो हैंडलूम इंडस्ट्री ने बहुत ज्यादा सफर किया, इनको एक तरीके से बर्बाद होने लगे, बहुत वो लोग परेशान हो गए थे। लैक्स ऑफ वीवर्स, वीवर्स कौन होते हैं, जो कपड़ा बुनते हैं, लाइक, तो लाखों वीवर्स जो थे बिकम अनएम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड का मतलब उनकी नौकरियां चली गई थी, दे सफर्ड एट द सेम फेट, और उन्होंने भी सफर किया, सेम फेट मतलब उनका दुर्भाग्य एक तरीके से कहना चाहिए यहाँ पर, जैसा कि फार्मर्स का हाल हो गया था, यानी कि जो वीवर्स थे ना वो भी उतने बर्बाद हो गए जैसे कि हमारे फार्मर्स बर्बाद हुए थे। फार्मर्स क्यों बर्बाद हुए थे बच्चे, क्योंकि उनको इंडिगो उगाने के लिए फोर्स किया जा रहा था, खाने पीने की चीजें नहीं उगाने दे रहे थे उनको, उनकी चॉइस से नहीं उगाने दे रहे थे कुछ भी, जबरदस्ती इंडिगो उगवाते थे। अब आ गया जो द ब्रिटिश डिड नॉट अलाउ द इंडियंस टू ओपन द मिल्स एंड फैक्ट्रीज। ब्रिटिश ने क्या किया, हमारे देश में ही आके हमारे इंडियंस को ही अलाउ ही नहीं कर रहे थे अपनी मिल्स खोलने के लिए और अपनी फैक्ट्रीज खोलने के लिए। इंडियन ट्रेडर्स वर नॉट अलाउड टू ट्रेड इन आइटम्स ऑफ देयर चॉइस, और जो हमारे व्यापारी थे ना वो लोग अपनी चॉइस से जो था वो व्यापारी नहीं कर सकते थे, उनको तो बताया जाता था कि आप ये चीज का व्यापार कर सकते हो। ठीक है, वो अपनी चॉइस से अपना व्यापार भी नहीं चला पा रहे थे। इंडियन रूलर्स एंड प्रिंसेस वर ऑल्सो अनहैप्पी विद द ब्रिटिश। अब जो इंडियन रूलर्स थे, जो राजा वगैरह थे, और जो प्रिंसेस थे, जो राजकुमार वगैरह थे, वो भी अनहैप्पी थे विद द ब्रिटिश। भाई हैप्पी क्यों होना है उन्होंने, अनहैप्पी होना है ना, अगर आप हमारे पूरे देशवासियों के साथ जोर जबरदस्ती कर रहे हो, सब अनहैप्पी थे। A law was passed by the British which stated that if a ruler did not have a male child, then upon the death of that ruler, the kingdom would be taken over by the British। अब अच्छे से समझना, एक कानून पास किया ब्रिटिश लोगों ने, इन्होंने ये कहा कि अगर कोई रूलर है वो मर जाता है और उसकी बेटा नहीं हो, मतलब बेटी हो, उन्हें अंग्रेजों के पास से कोई मतलब नहीं है, अगर रूलर का बेटा नहीं है, ठीक है, तो राज्य किसके पास चला जाएगा, अंग्रेजों के पास चला जाएगा। राज्य किसको चला जाएगा, अंग्रेजों के पास, लाइक वो गवर्नमेंट थी ना उस समय हमारी, तो गवर्नमेंट को चला जाएगा। कितना डिफिकल्ट है आज के टाइम पर, अगर किसी पिता की बेटा नहीं है तो धन किसको मिलता है, प्रॉपर्टी किसको पास आ जाती है, बेटी के पास। इवन बेटा और बेटी अब तो बराबर ही बंटने लग गई है, ठीक है ना, यही हो रहा है ना। लेकिन उस समय इन्होंने क्या कहा कि अगर आपका बेटा है अपना तब तो आपके बेटे को पास ऑन हो जाएगा, लेकिन अगर आपका बेटा नहीं है तो क्या होगा, अगर आपने गोद लिया ना तो भी उसको नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, अगर आपका बेटा नहीं है तो आपका राज्य किसे मिलेगा, गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। ये भी बहुत गलत था।
By using unjust and unfair means, the British sought to expand their hold over India. अब इस तरीके से क्या हुआ, अपने गलत तरीकों से, अनजस्ट माने जिनको न्यायिक नहीं बोला जा सकता, जिनको सही नहीं बोला जा सकता, अनफेयर मतलब बिल्कुल गलत जो तरीके थे, ब्रिटिश ने एक्सपैंड कर लिया, धीरे धीरे फैला लिया, एक्सपैंड करना मतलब फैला लेना, देयर होल्ड ओवर इंडिया, अपना पूरा धीरे 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 वो पूरे भारत में ऐसे फैलते गए, अपना उनका पूरा होल्ड होने लग गया हर जगह, राइट। होल्ड होना किसे कहते हैं, जब आपकी बात मानी जाती हो, आपका शासन चलता हो, राइट। द डिससेटिस्फेक्शन एंड एंगर ऑफ मोस्ट इंडियंस लेड टू रिवॉल्ट। अब धीरे धीरे डिससेटिस्फेक्शन किसे कहते हैं, जब आप किसी से बिल्कुल खुश नहीं हो, आपके अंदर उस चीज को लेकर बिल्कुल संतोष नहीं हो, आप एकदम गुस्सा हो उससे अंदर, ठीक है। तो डिससेटिस्फेक्शन था, बिल्कुल असंतोष था, उनकी कोई भी बात हमारे भारतीयों को ऐसी नहीं लगती थी कि हाँ जिससे वो कह सकेंगे हाँ ठीक है भाई हम हैप्पी हैं इनसे, सब डिससेटिस्फाइड थे। भारतीयों के हिसाब से अंग्रेज बहुत कुछ गलत कर रहे थे, ये भी गलत, वो भी गलत, वो भी गलत। एंड एंगर, अब आप इतना गलत हमारे साथ करोगे, सो भारतीयों में क्या हुआ, एंगर डेवलप होता चला गया, बहुत नाराज हो गए सब लोग इनसे। मोस्ट ऑफ द इंडियंस लेट देम टू रिवॉल्ट। इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारे भारतीयों ने इनके विरोध में एकदम उतारे, ठीक है। आप रिवॉल्ट हो गया, एकदम विद्रोह हो गया। रिवॉल्ट कैसे समझाऊं मैं तुम्हें, जैसे लेट सपोज एक घर में 3 बच्चे रहते हैं, अब नॉर्मल आप ना सिर्फ नॉर्मल मम्मी पापा पे देखो, आपको मारा जाता हो, पीटा जाता हो, खाना नहीं दिया जाता या कुछ भी नौकर की तरह आपसे काम कराया जाता, एक टाइम ऐसा आ जाता है जब आप कहते हो भाई अब नहीं सहेंगे, ठीक है। या आप कोई फैक्ट्री आपकी है, मालिक उसमें बहुत बुरे तरीके से आपसे काम कराए, बहुत बुरी तरीके से आपसे चीजें कराए, तो क्या होगा, आप एक टाइम पर जाके रिवॉल्ट कर दोगे कि भैया हमें ये बातें नहीं माननी है, ठीक है। तो यहाँ फिनिश करते हैं इस वीडियो में, फिर मिलते हैं सेकेंड पार्ट में। बाय बाय।